हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। माही को उसके पापा का फ़ोन आता है और फ़ोन पे माही अपने पापा की आवाज़ सुनकर भावुक होते हुए फ़ोन पे उनसे कहती है, पापा आप? उसे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों बाद पापा ने फ़ोन किया है, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए वह तरस गई थी। बेटा रो मत, ऐसे नहीं रोते हैं, चुप हो जाओ। माही के पापा अनिल जी अपने गांव के घर में खाट पे बैठे फ़ोन पे माही को बहलाते हुए कहते हैं, जबकि वह समय वो भी भावुक थे। कितने सालों बाद अपनी बेटी की आवाज़ सुन रहे हैं। दोनों तरफ एक ही तड़प है, एक सा ही दर्द है। पापा आप मुझे भूल गए ना? कितने साल हो गए हैं और आपने एक बार भी फ़ोन नहीं किया और न ही मिलने आए। पापा आपकी बहुत याद आती है। पापा आप कहाँ हैं? माही अपने कमरे के खिड़की के पास खड़ी होकर फ़ोन पे रोते हुए पापा से कहती है। तो पिताजी का दिल भी पसीज उठता है और उनके भी आंसू बह चलते हैं। बेटा आप तो जानते ही हो ना कि मुझे अनपढ़ को कहाँ कहीं आना जाना होता है। यही सोचकर तसल्ली ले लेते हैं कि ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए। पिताजी बेटी को फ़ोन पे दिलासा देते हुए कहते हैं और खांस पड़ते हैं जैसे वो बीमार हो। माही की धड़कन बढ़ जाती है पापा को खांसता हुआ सुनकर। पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप खांस रहे हैं, कहीं बीमार तो नहीं हैं? आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। तो माही तुरंत घबराते हुए पूछती है। पिताजी अपनी खांसी को रोकने लगते हैं ताकि बेटी उनकी तबीयत को लेकर कुछ और ना पूछे। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब उम्र भी तो हो चली है, थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। पिताजी आगे हड़बड़ाते हुए कहे और फिर खांसने लगते हैं। कोशिश करने के बावजूद भी अपनी खांसी को रोक नहीं पाते हैं। माही का दिल बेचैन सा हुआ जा रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह अपने पापा से बात कर रही है। पापा आप बीमार लगते हैं, क्या आपके साथ कोई भी नहीं है जो आपका इलाज करवा सके? माही घबराते हुए पिताजी से पूछती है तो पिताजी हंस देते हैं। माही को अजीब लगता है। अरे पगली, तुम परेशान मत हो, मैं एकदम से ठीक हूँ। बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। वो तो अपने मिश्रा जी के बेटे ने कहीं फेसबुक से तुम्हारा नंबर निकाल कर लाया है, तभी तो तुमसे बात कर पा रहा हूँ। पिताजी ने फ़ोन पर कहा तो माही के आँख से आंसू बहने लगे। उसे पापा की याद आ रही है। वह रह रहकर अपने आप को गुनहगार मान रही है कि पापा मुझसे बात करने को, मिलने को तरस रहे हैं और मैं तो उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मेरी शादी होने वाली है। क्या मेरी किस्मत है, कितनी बेबस हो गई हूँ मैं। माही रोते हुए मन ही मन अपने आप से कहने लगती है। अच्छा बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, फिर कल बात करेंगे, ठीक है? पिताजी प्यार भरे स्वर से कहते हैं और फिर खांसने लगते हैं। माही को पापा का यूँ प्यार से कहना अच्छा लगता है। वह मुस्कुरा देती है। उसे याद आता है कि बचपन में पापा ऐसे ही प्यार से कहते थे, उसे पुचकारते थे। पापा आप कैसे हो गए होंगे? क्या आपके बाल सफ़ेद हो गए होंगे? आप मोटे हो गए होंगे ना? माही किसी बच्चे की तरह पूछती है तो पिताजी हंस पड़ते हैं। माही भी मुस्कुरा देती है। बेटा बूढ़ा हो गया हूँ तो बाल भी सफ़ेद होंगे ही, और वैसे भी एक उम्र के बाद तो इंसान का रूप रंग बदलता ही है ना बेटा। पिताजी खुशी होकर कहते हैं तो वह भी हंस पड़ती है। पापा मैं कल आपको फ़ोन लगाती हूँ और बहुत सारी बातें करेंगे, और आपकी अपनी फ़ोटो भी भेजती हूँ। आप भी अपनी फ़ोटो भेजिएगा, आपको देखने का बहुत दिल करता है पापा। माही आगे उत्सुकता से कहती है तो उस पिताजी खाट पे बैठे हुए हंस देते हैं बेटी की बचकानी बातें सुनकर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, पिताजी भी मुस्कुराते हुए जवाब में कहते हैं। तो माही खुशी से झूम पड़ती है। बाय पापा, गुड नाइट, माही चहकते हुए पिताजी से कहती है। पिताजी जवाब में कहते हैं, हाँ हाँ बेटा जी, खुश रहो। माही खिड़की के पास खड़ी खुशी से झूम पड़ती है। उसने अपने पापा से कितने सालों बाद बात किया है। वह बहुत खुश होती है और वह सबको बताना चाहती है, लेकिन ये सोचकर उदास होने लगती है कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पापा का फ़ोन आया था
और किसी को क्या मतलब है मेरी खुशियों से। माही उदास होते हुए मन ही मन सोचने लगती है। गांव की खाट पे माही के पापा अनिल जी सोचते विचारते हुए लेटे हुए हैं। आज उनकी आंखों में नींद नहीं है, वह आज भी अकेले ही हैं। खेतों पे काम करने वाला एक रामू मजदूर है जो उनके साथ कई सालों से है। वह दूसरी तरफ खाट पे पड़ा सो रहा है। अनिल जी ने तो सारा अपना जीवन घर, गाय, भैंसों और खेतों की देखभाल में ही लगा दिया है। रिश्ते के नाम पर एक बेटी माही ही है, वो भी मीलों दूर है। तलाक के बाद कई रिश्ते आए, लेकिन अनिल जी ने दोबारा शादी ना करने का फैसला लिया था। उनका मानना था कि अब सारी ज़िंदगी अकेले ही काटेंगे। जो एक रिश्ता सफल नहीं हुआ तो दूसरा सफल होगा, उसका क्या प्रमाण है। पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं, तो फिर कैसे रिश्तों को संभाल कर चल सकेंगे। इसलिए अब बाकी ज़िंदगी अकेले ही गुजार लेंगे। अनिल जी लेटे हुए पुरानी यादों को सोच रहे थे। उनके जहन में हज़ारों तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वो माही का चलना, दौड़ना, रोना, हंसना, उन्हें सब याद आ रहा है। बड़ी मुश्किलों से आज बेटी से बात करके उनके दिल को तसल्ली हुई है। वो बहुत खुश हैं। आंखों में एक अलग ही चमक है और मन में हज़ारों ख्याल पनप रहे हैं, जिन्हें सोचकर वे मुस्कुरा रहे हैं। माही को देखने की बड़ी इच्छा है, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन अब तो वो कहीं जा भी नहीं सकते। घर, पालतू जानवर, खेती बाड़ी, अब ये सभी तो अनिल जी के अपने साथी हैं। इन्हीं सब के सहारे अपने आप को व्यस्त रखते हैं और अपना मन बहलाते रहते हैं। मॉल में विवेक अपने माता पिता और बहन मंजू के साथ शॉपिंग कर रहा है। वह बार बार किसी को फ़ोन लगा रहा है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। कॉल अपने आप ही कट हो जा रही है। विवेक की मम्मी जी माही का इंतज़ार कर रही हैं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं कि कहीं माही तो नहीं आ रही है। विवेक, कहाँ रह गई माही? उसके बिना तो शॉपिंग कर ही नहीं सकते हैं। आखिर उसी के शादी की शॉपिंग करने तो आए हैं। उसके पसंद के बिना कुछ लेना भी ठीक नहीं है ना। मम्मी जी विवेक से पूछते हुए कहती हैं तो वह फिर से फ़ोन करने लगता है। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। बहन मंजू उत्सुकता बस मम्मी को एक ड्रेस दिखाने लगती है। तभी सामने से जल्दबाजी में माही आ रही होती है। विवेक को कि उस पर नज़र पड़ती है। सॉरी विवेक, वो टैक्सी वाले ने लेट कर दिया। मैं तो घर से समय पे ही निकली थी, पर उस टैक्सी वाले ने। माही विवेक से अपनी सफाई देते हुए कहती है तो मम्मी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। कोई बात नहीं माही, यहाँ आ जाओ। विवेक के कहने से पहले मम्मी जी बोल पड़ती हैं तो विवेक उसे घूर रहा होता है। माही मम्मी जी के पास जाती है और उनका पैर छूती है। अरे रहने दो बेटा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी मना करते हुए कहती हैं तो माही मुस्कुराते हुए पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। हमेशा खुश रहो। अच्छा ये सब छोड़ो और ये देख कैसा है, अच्छा है ना? मम्मी जी खुशमिजाज भाव से उससे कहती हैं और एक साड़ी माही को दिखाते हैं तो माही का चेहरा खुशी से चमक उठता है। विवेक भी खुश हो जाता है। उसका गुस्सा भी गायब होने लगता है। वह माही को मम्मी जी के साथ घुलता मिलता हुआ देख उसे बहुत अच्छा लग रहा है। माही कितनी सभ्यता से मम्मी जी बहन मंजू का आदर सम्मान कर रही है। वह उनके साथ कितने प्यार से पेश आ रही है। माही, ये पीली वाली साड़ी कितनी सुंदर है ना, तुम पे बहुत खिलेगी। मंजू माही को साड़ी दिखाते हुए कहती है तो वह मुस्कुरा देती है। हाँ दीदी, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। माही बड़े उत्साह से साड़ी को देखते हुए कहती है तो बगल पे खड़ा विवेक को आश्चर्य होता है। जहाँ तक उसे पता है कि माही को तो पीला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर उसने झूठ क्यों बोला? विवेक मन ही मन सोचता है। उसे फिर अच्छा लगता है कि माही को दूसरे की भावनाओं को कितनी कद्र है, कितनी अहमियत देती है वो। तभी माही का मोबाइल बज उठता है। वह मोबाइल पे देखती है कि पापा का फ़ोन आ रहा है। सबके सामने और इस जगह पे पापा का फ़ोन नहीं उठा सकती है। अगर किसी को पता चल गया तो बेकार में सवाल जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती है बल्कि साइलेंट पे कर देती है। पापा का बार बार कई बार फ़ोन आता रहा, मगर माही सबके सामने मुस्कुराते हुए अंदर से रोए जा रही थी। मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि कितनी बुरी हूँ मैं, कितनी मतलबी हूँ जो एक बार पापा का फ़ोन भी नहीं उठा सकती हूँ। कुछ देर बाद पापा का फ़ोन आना ही बंद हो गया।
माही का दिल धक धक करने लगा। उसे बुरा लग रहा था। दिल तो कर रहा था कि दूर कहीं जाकर तुरंत पापा को फ़ोन लगाकर बात कर ले, लेकिन नहीं कर सकती थी वो। कितनी मजबूर है वो, जो एक कठपुतली की तरह नाच रही है। कितनी लाचार है, जो अपने दिल की भी नहीं सुन सकती है। विवेक दूर खड़ा माही के बनते बिगड़ते चेहरे के भाव को देख रहा है। माही मम्मी जी मंजू के साथ हंसते मुस्कुराने का नाटक कर रही है, जबकि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही है, जो विवेक उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। माही के चेहरे पे वो खुशी नज़र नहीं आ रही है, जैसे वह कहा करती थी कि अपनी शादी में ये करूँगी वो करूँगी। तो फिर कहाँ गई उसकी खुशी? कहाँ है वो माही जो शरारती होती थी, मजाक करती थी? अचानक से उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? विवेक हैरान सा खड़ा माही को देखते हुए अपने आप से पूछता है। उसे माही के लिए फिक्र होने लगती है, कहीं वह उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। रात हो चुकी है। विवेक गुमसुम सा कार चला रहा है, तो माही भी खामोश सी किसी सोच में डूबी हुई है। उसे बुरा लग रहा है कि उसने पापा का एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें बुरा लगा होगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, उनके फ़ोन का जवाब भी नहीं दे सकती। विवेक इस बात से परेशान है कि माही के दिल में क्या चल रहा है। जहाँ उसे खुश होना चाहिए था, जो अपने शादी के सपने देखा करती थी, आज वही लड़की खामोश सी हो गई है, जैसे वह किसी बेगाने की शादी में शामिल हो रही हो। विवेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह कैसे माही को समझाए कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर वो कहे भी तो किस मुंह से और क्या? उसे तो पता ही नहीं कि माही सोच क्या रही है। माही के घर में सौतेले पिताजी किसी से फ़ोन पे रुपयों के लिए बात कर रहे हैं, तो माँ ममता जी चिंतित सी पति के पीछे खड़ी सुन रही हैं। भाई बहन दोनों गुस्से से घूर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उस सौतेली बहन की शादी में इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है। तभी माही जल्दबाजी में आती है और बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही सबसे पहले माही बैग को बेड पे फेंकती है और पापा को फ़ोन करने लगती है, मगर फ़ोन लग नहीं रहा है। वह दोबारा फ़ोन करती है तो फिर से फ़ोन नहीं लगता है। वह परेशान सी होने लगती है। सब मेरी गलती है। पापा ने कितनी बार फ़ोन किया और मैं एक बार भी उन्हें फ़ोन न कर सकी। माही परेशान होते हुए अपने आप से कहती है और फिर रोने लगती है। हॉल में सौतेले पिताजी माथा चढ़ाए हुए सोफे पे बैठ जाते हैं। वे बहुत टेंशन में हैं। पत्नी ममता जी भी परेशान हो पड़ती हैं। क्या हुआ? रुपयों का इंतज़ाम नहीं हुआ? मना कर दिया उन्होंने? ममता जी चिंतित होते हुए पति से पूछती हैं। तुम फिक्र मत करो, दुबे जी ने मना कर दिया है। देखते हैं, कोई ना कोई तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा ना। मैं कर लूँगा। माही की शादी पे कोई कसर नहीं होने दूँगा। तुम फिक्र मत करो। रमेश अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहते हैं, जैसे उनसे रुपयों का इंतज़ाम न हो पा रहा हो और वो बहुत परेशान हो। आप मेरे गहने क्यों नहीं बेच देते हैं? कुछ तो काम हो ही जाएगा ना। ममता जी आगे पति से कहती हैं, तो वह उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं। बेटी रीना और विनय दोनों हैरान से रह जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन पिताजी के सामने मुंह खोलने से डरते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि लड़की की शादी भी न कर सकूँ? ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूँगा। रमेश थोड़ा बिगड़ते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, तो वह परेशान सी नाक में मुंडी हिलाती हैं। नहीं रमेश, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। पत्नी ममता जी परेशान होते हुए उनसे कहती हैं, तो रमेश को बुरा महसूस होता है कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पिताजी ये लीजिए हॉल बुकिंग के लिए, इससे हॉल का बजट तो निकल ही जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए। माही रुपयों से भरा एक पैकेट पिताजी के सामने रखते हुए कहती है, तो सभी उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। मम्मी तो कुछ कहना चाहती हैं, मगर हालात को समझते हुए चुपचाप सी रह जाती हैं। फिर माही चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सौतेले पिताजी रुपए के पैकेट को देखते रह जाते हैं, जैसे उन्हें अपने आप पर संदेह हो रहा हो कि मेरी छवि माही की नज़र में क्या है। क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि माही की शादी का खर्च भी उठा सकूं? पिताजी रुपए के पैकेट को देखते हुए अपने आप से सवाल कर रहे थे। देख भाई, यूँ ऐसे सोचने विचारने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। तुझे माही को समझना होगा कि वह क्या चाहती है, उसके दिल में क्या है।
अमन एक ब्रिज के पास खड़ा विवेक को समझाते हुए कहता है तो विवेक गुमसुम सा सोचता हुआ खड़ा है, जैसे वह किसी दुविधा में हो। वह तरुण राहुल शराब की बोतल लिए पी रहे हैं, जैसे उन्हें कोई मतलब ना हो विवेक की परेशानियों से, उसकी दिक्कतों से। तो इतना भी क्या सोच रहा है? वो तेरी होने वाली पत्नी है। अगर तू आज उसे नहीं समझेगा तो देख लेना आगे और भी दिक्कतें होने वाली हैं। भले आज वो कुछ ना कहे, पर एक ना एक दिन ये छोटी मोटी बातें ही एक बड़ा मुद्दा तैयार कर देती हैं। अमन दोस्त अब विवेक से कहता है तो वह उसे हैरानी से देखने लगता है, जैसे उसे अमन की बातें चुभ रही हो कि कहीं वह वाकई में तो कुछ गलत नहीं कर रहा है। अबे अमन के बच्चे, क्या उसे उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा रहा है? देख विवेक, तू इस ढक्कन के चक्कर में मत पड़। मुझे तो लगता है कि वह शादी की तैयारियों को लेकर थोड़ी व्यस्त है और कुछ नहीं है। क्या तू माही को जानता नहीं है जो उस पर शक कर रहा है? तरुण अमन को डपटते हुए विवेक से कहता है तो राहुल नशे की हालत में लड़खड़ाने लगता है। विवेक, तरुण सही कर रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तेरी शादी पे अपन लोग बहुत धमाल मचाएंगे, तो फिक्र मत कर और इसकी बातें तो बिल्कुल भी मत सुन। ले तू भी एक पैक मार ले और टेंशन को पेंशन पे छोड़ दे। राहुल नशे की हालत पे लड़खड़ाते हुए उससे कहता है तो अमन आश्चर्य से अपना माथा चढ़ा लेता है कि अब तो विवेक का सत्यानाश होना तय है। तो तू इन बेवड़ों के भरोसे अपनी ज़िंदगी का फैसला करने वाला है? तो फिर तुझे मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जा मार ले एक पैक और भूल जा सारी टेंशन। अमन विवेक पे भड़कते हुए कहता है तो वह परेशान होते हुए उससे मुंह फेर लेता है, जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो कि वह क्या करे। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वह खुश रहे, कोई काम दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करे। लेकिन उसकी आंखों में जो दिखाई देता है उसमें मैं नज़र नहीं मिला पाता हूँ। मुझे लगता है कि उसके खामोशी की वजह मैं ही हूँ। विवेक भावुक होते हुए कहता है तो पीछे खड़ा अमन उसे मायूसी से देखता है। राहुल तरुण भी शांत हो जाते हैं। पुल के ऊपर से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इसलिए तो कहता हूँ एक बार उससे बात करके तो देख। शादी जीवन में एक बार ही होती है, मगर गलत फहमियाँ तो रोज़ होती ही रहती हैं। अमन उससे कहता है तो विवेक उसकी तरफ मायूसी से देखता है, जैसे उसे अमन की बातें समझ में आ रही हो। माही बिस्तर पर मायूस सी लेटी दीवार पर टंगी अपनी बचपन की तस्वीर को देख रही है। तस्वीर में माही कोई 2 साल की रही होगी। उसे याद भी नहीं है कि वह तस्वीर कब खींची गई होगी, पर वह अपने ख्यालों को जोर देते हुए सोच रही है कि शायद उस समय पापा भी मेरे साथ ही रहे होंगे, मेरी तस्वीर खिंचाने के लिए मुझे बहला रहे होंगे, मुझे पुचकारते होंगे ताकि मैं रोऊं नहीं। काश कि मैं बच्ची ही होती। बड़े होने पर ज़िंदगी ऐसे इम्तिहान लेगी, कहाँ पता था। आज पापा ने कितनी बार फ़ोन किया मगर उन्हें एक बार भी जवाब न दे सकी। अगर फ़ोन उठा भी लेती तो क्या कहती कि मैं अपनी शादी की खरीदारी कर रही हूँ? झूठ बोलती पापा से? नहीं, पापा से झूठ बोलने की कहाँ हिम्मत होती। वो तो कुछ जानते भी नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी गुड़िया दुल्हन बनने वाली है तो वे कितना खुश होंगे, कितना भावुक होंगे। लेकिन मैं अभागन उन्हें शादी में आने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ। उन्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल होने का भी अधिकार नहीं दे सकती हूँ। पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। माही अपने आप ही कहे जा रही थी। उसकी आँख से आंसू बहने लगते हैं। वह रो रही, तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। वह तुरंत बह रहे आंसुओं को पोंछने लगती है और अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करती है, मगर गाल पे बहे हुए आंसुओं के निशान रह जाते हैं, जिस पे मम्मी जी की नज़र पड़ जाती है। उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है, मगर माही का सामान्य दिखना तो उन्होंने पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझा, ताकि माही को कोई जवाब न देना पड़े। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है? मम्मी ने बड़ी असहजता से उससे पूछा और फिर माही के बिस्तर पर बैठ जाती हैं और प्यार से माही के माथे पे हाथ फेरती हैं। तो माही कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि अपनी बचपन की तस्वीर को एकटक देखे जा रही है। मम्मी भी माही की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा देती हैं। तुम्हें पता नहीं होगा कि ये फ़ोटो खिंचवाते वक्त तुम कितना रो रही थी। वो तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहला फुसला कर शांत कराया था, तब जाकर तुम्हारी फ़ोटो खिंच पाई थी। मम्मी तस्वीर को देखते हुए कहती हैं
तो माही बड़ी उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि अभी जो वो ख्याली पुलाव पका ही रही थी अपने तस्वीर और पापा को लेकर, वो सब सच था। मम्मी माही की तरफ देखती हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि वह क्या बोल गई है, जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। वो फिर माही से नज़र चुराने लगती हैं, जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया हो। माही, कई बार हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। हम जैसा सोचते हैं, चाहते हैं, वैसा नहीं होता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूट ही जाता है। मम्मी कुछ सोचते हुए आगे उससे कहती हैं, जैसे वह अपने पुराने दिनों को याद कर रही हो। और माही लेटी हुई मम्मी की बातों को गौर से सुन रही है। माही बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो मिला नहीं है उसका अफसोस मत करो, बल्कि जो है उसे जाने मत दो, क्योंकि ये पल बार बार नहीं आते हैं। तुम्हारा खुश होना बहुत मायने रखता है, नहीं तो जीवन भर हमारी गलतफहमियां हमें चुभती रहेंगी कि काश ऐसा किया होता या वो किया होता तो अच्छा होता। मम्मी आगे सोचते हुए कहती हैं, तो वह उन्हें अजीब तरह से देखने लगती है, जैसे वह मम्मी जी की आंखों में अपने पापा की छुपी यादों को ढूंढ रही हो। वह देखना चाहती हो कि मेरे पापा जो एक साधारण से आदमी थे, भला उनकी पत्नी के नज़र में उनकी छवि कैसी थी। अच्छा, मैं तो भूल ही गई कि क्या कहना था तुम्हें। कल घर में ही रहना। शादी के कुछ रस्म होते हैं जो हमें करना है, और जौहरी वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें जिस तरह के गहने शादी में पहनना हो तो पसंद कर लेना। मम्मी ने उससे कहा और फिर मुस्कुराते हुए पुचकार देती हैं। माही भी मुस्कुरा देती है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं होने दूंगी, सब देखते रह जाएंगे। मम्मी जी खुशी होकर कहती हैं और फिर उठ खड़ी होती हैं। माही मुस्कुरा रही है। वह नहीं चाहती कि अब कोई दिक्कत हो। इस वक्त मम्मी का प्यार उसे लुभा रहा है। हाल में माही के सौतेले पिताजी रमेश टीवी देखते हुए सोफे पे बैठे हैं, साथ ही हाथ में मोबाइल लिए किसी से चैटिंग भी कर रहे हैं। तभी माही के कमरे से मम्मी आती हैं। रमेश जी उसकी तरफ देखते हैं। ममता जी टेबल पे रखे ग्लास बॉटल को उठाने लगती हैं। उसे बता दिया है ना कि कल घर पे ही रहना है? रमेश जी अपनी पत्नी से पूछते हैं। हाँ, बता तो दिया है, पर कुछ कहा नहीं उसने, ममता जी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम संभाल लेना, मुझे तो कल एक क्लाइंट से मिलना है, नहीं तो मैं भी रुकता। रमेश आगे मोबाइल पर उंगली फेरते हुए कहते हैं, जैसे वे पत्नी से नज़र न मिलाना चाहते हों। आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी, ममता जी पति से कहती हैं और फिर मुस्कुरा देती हैं। रमेश मोबाइल पे किसी से चैटिंग करने लगते हैं। ममता जी ग्लास बॉटल लिए रसोई घर की तरफ जाने लगती है। वह कोई गीत गुनगुना रही हैं। सुबह होती है। सड़क पे अखबार बेचने वाला साइकिल चलाते हुए जा रहा है। वह कोई भोजपुरी गाना ज़ोर ज़ोर से गा रहा है, जैसे वह उसका कोई वर्ड हो जिससे लोग सुबह उठ जाएं। विवेक अपने बिस्तर पे माही के सपने देखते हुए सो रहा है। उसे लगता है कि माही उसके साथ उसकी बाहों में लेटी हुई है और उसे प्यार कर रही है। जैसे वह माही को चूमने वाला होता है कि वह बिस्तर के नीचे धड़ाम से गिर जाता है। मम्मी, मैं तो मर गया। सिट, ये सपना था जो मुझे गिरा दिया, पर था बड़ा प्यारा। विवेक जमीन पे पड़े हुए अपने आप से कहता है और फिर अपने आप ही माही के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। तुम फिक्र मत करो माही, अगर तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर न कर दिया तो तुम देखना, मैं भी तुम्हारा पति नहीं, बस एक बार शादी हो जाने दो। विवेक जमीन पे लेटा हुआ अपने आप से कहता है, फिर मुस्कुराने लगता है। ये गिरने की आवाज़ कहाँ से आई थी? अरे विवेक, क्या तुम बेड से गिरे थे? हे भगवान, तुम कब बड़े होगे? कमरे में आते हुए देख बहन मंजू बोल पड़ती है। कुछ नहीं हुआ है यार, मैं तो ज़मीन पे ही सोया था। वो बिस्तर पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नीचे ही सो गया था। विवेक उठते हुए मंजू से कहता है, तो फिर ये आवाज़ कैसी थी जो तुम्हारे कमरे से आई थी? मंजू संदेह से पूछती है तो विवेक उससे नज़र चुराने लगता है। मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। विवेक झूठ बोलते हुए उससे कहता है, फिर बिस्तर पे लेट जाता है। मंजू को उस पर शक होता है कि यही गिरा है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा छोड़, तुझे मम्मी ने बुलाया है, तेरी शादी का कार्ड बांटना है, जल्दी आ जा, नहीं तो कोई शादी में नहीं आने वाला है। मंजू विवेक से कहते हुए बाहर की तरफ चली जाती है।
विवेक मुस्कुराते हुए माही के ख्यालों में खोया हुआ है कि काश माही अभी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। माही के घर पे चहल पहल है, कुछ मेहमान आए हुए हैं। मम्मी जी मेहमानों के स्वागत सत्कार में लगी हुई हैं। रमेश ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर आते हैं तो ममता जी की नज़र उन पर पड़ती है। ज़रा रुकिए तो, बस 2 मिनट में नाश्ता लगा देती हूँ, आप बैठिए। ममता जी हड़बड़ाते हुए उनसे कहती हैं। एक तो वह काफ़ी व्यस्त नज़र आ रही हैं और दूसरा मेहमानों का देखभाल भी कर रही हैं। रमेश पत्नी की व्यस्तता को देख मुस्कुरा देते हैं। ममता कोई बात नहीं, तुम मेहमानों को देखो, आज मैं बाहर ही कुछ नाश्ता कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, ओके। रमेश पत्नी को समझाते हुए कहते हैं। लेकिन नाश्ता तो तैयार है ना, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ममता जी किचन की तरफ जाने लगती हैं तो रमेश हैरानी से मुस्कुरा देते हैं, जैसे पत्नी का यूँ जिद करना उन्हें अच्छा लगता हो। अच्छा तो ठीक है, तो तुम फिर रहने दो, रीना को नाश्ता लाने को कहो। रमेश जी तुरंत ममता को जाता हुआ देख कहते हैं, ताकि ममता शादी के रस्मों पे ध्यान दे सके, ताकि कोई देरी ना हो। फिर वे मोबाइल देखते हुए जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कमरे में आईने के सामने खड़ी माही अपने आप को देख रही है। वह तैयार हो रही है, लाल रंग की सलवार कमीज पहनी हुई है, जो कि विवेक का फेवरेट रंग है। वह अपने आप को आईने में देखते हुए मुस्कुरा देती है और फिर शर्मा पड़ती है, जैसे वह विवेक के बारे में कुछ सोच कर शर्मा रही हो। तभी उसकी दोस्त आ जाती है। हाय मेरी होने वाली दुल्हन, क्या तुम विवेक के ख्यालों में खोई हुई हो? अपनी सहेली को माही आते हुए देखकर मुस्कुरा देती है। ये मुस्कुराना तो देखो, हाय किसी की नज़र ना लगे मेरी दुल्हनिया को। उसकी दोस्त उसके गाल खींचते हुए कहती है और फिर हंस पड़ती है, तो वह भी मुस्कुरा देती है। छोड़ ना यार, ऐसा कुछ नहीं है, और इतनी देरी से क्यों आई? माही बात को टालते हुए उससे कहती है और फिर मुस्कुराते हुए हाथ में चूड़ी पहनने लगती है। छोड़ेगा ही तो नहीं तुझे वो, फिर देखती हूँ उसे कैसे मना करती है। प्रेमा खिंचाई करते हुए उससे कहती है और फिर हंस पड़ती है। साथ में माही भी हंस देती है। हॉल में कुछ औरतें ढोलक मजीरा बजाते हुए शादी वाले गाने गा रही हैं। 2 औरतें गाते हुए नाच भी रही हैं। ममता जी औरतों के बीच बैठी हंसते मुस्कुराते हुए गा रही हैं। तभी प्रेमा माही को लेकर आती है। माही शर्माते हुए औरतों के बीच बैठ जाती है। एक औरत माही की नज़र उतारती है। मम्मी जी बहुत खुश हैं, और एक औरत गाती है। माही मुस्कुरा देती है। प्रेमा औरतों के साथ नाचने गाने लगती है तो माही को हंसी आ जाती है। प्रेमा का उल्टा पुल्टा नाचना देखकर सभी बहुत हंसते हैं और खुश होते हैं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। कोई कुरियर मैन आया था। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। माही कौन है? उनका पार्सल आया हुआ है। कुरियर मैन सभी को देखते हुए कहता है तो सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। माही भी सोच में पड़ जाती है कि मेरे लिए किसने कुरियर भेजा होगा। ममता जी उठ खड़ी होती हैं। माही मेरी बेटी है, किसने पार्सल भेजा है? क्या माही तुमने कुछ ऑनलाइन मंगाया हुआ है? ममता जी कुरियर मैन की तरफ जाते हुए कहती हैं तो माही हैरानी से सोचते हुए बैठी है कि मैंने तो ऑनलाइन कुछ नहीं मंगाया, तो फिर किसने भेजा है? जी अनिल मिश्रा ने भेजा है। कुरियर मैन रसीद को पढ़ते हुए उसे कहता है तो मम्मी जी के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। माही को हैरानी होती है कि पापा ने पार्सल भेजा हुआ है। पार्सल एक सूटकेस है जो पेपर से रैप किया हुआ है। ममता जी हैरान सी कुरियर मैन के रसीद पे हस्ताक्षर करती हैं तो वह चला जाता है। प्रेमा बड़ी उत्सुकता से पार्सल खोलती है तो एक सूटकेस है और सूटकेस के अंदर एक सुंदर सा शादी का जोड़ा और गहने हैं। माही को यकीन ही नहीं होता कि पापा ने शादी का जोड़ा भेजा है, जिसका मतलब कि पापा जानते हैं कि मेरी शादी होने वाली है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।